हेलो स्टूडेंट, विजया नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं SGPGI जो नर्सिंग एग्जाम आने वाली है उसके रिगार्डिंग FO एंड रिगार्डिंग कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो प्लीज विद्यार्थी स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी तक आपने मेरे वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पेशेंट शुड प्लेस इनटू द व्हिच पोजीशन विद द हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर किसी पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक आया है तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे? तो याद रखना बच्चों, कौन सी पोजीशन आएगी? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। व्हिच पोजीशन इज द यूजफुल फॉर द हाइपोवोलेमिक शॉक। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए मैंने रखा है। तो सही आंसर क्या रहेगा? Patient should place into which position with the hypovolemic shock? Is the correct answer is the Trendelenburg position. Next one is the life-threatening condition due to rapid loss of the blood or the body fluid is the known as. यानी कि हमारी बॉडी में से सबसे ज्यादा की मात्रा किसकी? ब्लड की मात्रा या फिर बॉडी फ्लूइड्स अगर कम हो जाए, लॉस हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसका आंसर आप सबको पता होगा। तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोवोलेमिक शॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोवोलेमिक शॉक बोला जाता है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द शॉक इनटू द ट्रॉमा पेशेंट। जो भी ट्रॉमा वाले पेशेंट रहते हैं उसमें कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप्स रहता है शॉक का? तो कौन सा रहेगा? उसमें भी हाइपोवोलेमिक शॉक। तो देखिए हाइपोवोलेमिक शॉक के आंसर बहुत आ रहे हैं, इसलिए मैंने क्या किया है, जिसका भी आंसर हाइपोवोलेमिक है उसको मैंने क्या कहता है, एक क्वेश्चन को जो भी वो बारी बारी से मैंने उसको ले लिया है। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द शॉक इनटू द बर्न पेशेंट। अब बर्न पेशेंट में कौन सा शॉक आएगा? तो उसमें भी कौन सा आएगा? हाइपोवोलेमिक। तो देख लीजिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ हाइपोवोलेमिक क्या है। अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, अगर रैपिड लॉस ऑफ ब्लड है तो कौन सा आएगा? हाइपोवोलेमिक। ओके, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द शॉक इनटू द ट्रॉमा पेशेंट, उसमें भी कौन सा आएगा? हाइपोवोलेमिक। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द शॉक इनटू द बर्न पेशेंट, यानी कि बर्न पेशेंट में कौन सा आएगा? हाइपोवोलेमिक। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आपको क्या लग रहा है कि हाइपोवोलेमिक शॉक किस किस में आंसर आ रहा है वो आपको पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट, द टर्म नर्सिंग प्रोसेस। जो नर्सिंग प्रोसेस की जो टर्म है वो किसने डिस्क्राइब की थी? तो याद रखना बच्चों, किसने की थी? एल हॉल ने की थी। किसने की थी? एल हॉल ने। तो पहले जो स्लाइड का जो क्वेश्चन थे मैंने वो सॉल्व करवा दिए है। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आप सबको पता चल गया होगा। और वन बाय वन फिर से देख लेते हैं। अगर किसी पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक है तो उसको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? तो कौन सी आएगी? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट वन इज द, अगर रैपिड लॉस ऑफ द ब्लड या फिर रैपिड लॉस ऑफ द बॉडी फ्लूइड हो रहा है तो उससे क्या बोला जाता है? तो हाइपोवोलेमिक शॉक बोला जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द शॉक इनटू द ट्रॉमा पेशेंट, उसमें भी हाइपोवोलेमिक। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द शॉक इनटू द बर्न पेशेंट, उसमें भी हाइपोवोलेमिक। क्योंकि हाइपोवोलेमिक क्या है? रैपिड लॉस ऑफ ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड्स। जो नर्सिंग प्रोसेस की टर्म्स किसने दी बच्चों? एल हॉल नाम के साइंटिस्ट ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। अब नर्सिंग प्रोसेस आपने बहुत ज्यादा ड्यूटी की होगी हॉस्पिटल में, तो आपके हिसाब से क्या लगता है व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस? जो नर्सिंग प्रोसेस का जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज है वो कौन सा रहेगा? असेसमेंट। कौन सा रहेगा बच्चों? याद रखना, असेसमेंट। नेक्स्ट, व्हेन द परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल हेल्थ असेसमेंट एंड व्हिच ऑर्डर आर द गिवन स्टेप फॉलो। देखिए दो टाइप्स के आपको एग्जामिनेशन आते हैं। तो आएगा नॉर्मली जो फिजिकल असेसमेंट करते हैं वो, और सेकंड वन इज द क्या आएगा? व्हेन परफॉर्मिंग द एब्डोमिनल असेसमेंट व्हिच ऑर्डर आर सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस को हमें मेंशन करना पड़ेगा? तो उसकी सीक्वेंस है इंस्पेक्शन, सेकंड वन इज द कौन सा आएगा? स्काल्डेशन आएगा, परकशन एंड पाल्पेशन। ये चीज आपको बहुत याद रखनी है, लेकिन क्वेश्चन में कब पूछा गया वो, ये दोनों में कंपैरिजन करवाता हूं। देखिए चलिए, व्हेन द परफॉर्मिंग द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते तो उसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड स्काल्डेशन। तो पता चला, मैं एक बार हाईलाइट कर लेता हूं। चलिए, इंस्पेक्शन सब में कॉमन, इसके बाद में डायरेक्ट क्या आ जाएगा? स्काल्डेशन। इसमें क्या आएगा? पाल्पेशन और परकशन।
तो इसके ट्रिक याद रखना, आईपीपी। आईपीपी आने का मीनिंग इंस्पेक्शन, उसके बाद पाल्पेशन एंड परकशन। लास्ट वन इसमें कौन सा बचेगा, अस्काल्टेशन। इसमें क्या आएगा, परकशन एंड लास्ट में पाल्पेशन। सीधा सा तरीका है, एब्डोमिनल में अगर करेंगे तो लास्ट में 2p आएंगे, अगर जनरल एग्जामिनेशन करेंगे तो बीच में क्या आ जाएंगे, 2p, यानी कि पाल्पेशन एंड परकशन। तो पता चला, व्हेन द परफॉर्मिंग द एब्डोमिनल असेसमेंट सीक्वेंस इज द इंस्पेक्शन, सेकंड वन इज द अस्काल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। When the performing and the general physical assessment, inspection, palpation, percussion, and the last one is the auscultation. चलिए बच्चों नेक्स्ट, during the abdominal examination, place the client in the, जब भी हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तब पेशेंट को क्या, कौन सी पोजीशन देंगे, तो याद रखना ये तो सीधा सा आंसर है, सुपाइन पोजीशन देंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। मोस्ट कॉमन साइड फॉर द न्यूमोथोरैक्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Which is the most common site of the pneumothorax, जो pneumothorax होता है उसमें most common site कौन सी रहेगी बच्चों, तो which one is the correct answer, the at the, कहाँ पे आएगी, second intercostal space at the mid clavicular line, कौन सा आएगी बच्चों, at the second intercostal, मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ इसीलिए आपको याद रहे, कहाँ पर, at the second intercostal space, और वो भी कहाँ पे, मिड क्लेविकुलर लाइन में। कहां पर रहेगी बच्चों, मिड क्लेविकुलर लाइन में रहेंगे। तो पता चला। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से हमने क्या सीखा इंपॉर्टेंट, जो एब्डोमिनल असेसमेंट और जनरल फिजिकल असेसमेंट वो दोनों मैंने पढ़ा लिए। जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें कौन सी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। न्यूमोथोरैक्स की मोस्ट कॉमन साइड कहां पर रहेगी, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकुलर लाइन। चलिए, मोस्ट कॉमन साइड फॉर द हाइड्रोथोरैक्स या फिर हीमोथोरैक्स। अभी मैंने क्या पढ़ाया था, एक बार फिर से बता देता हूं, क्या था, न्यूमोथोरैक्स, उसमें क्या था, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। अब देखिए क्या आएगी, अब मोस्ट कॉमन साइड ऑफ द हाइड्रोथोरैक्स, तो याद रखें उससे सेकंड है, इसमें कौन सी आएगी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द, कहां पर आएगी, मिड एक्सिलरी लाइन। इसमें क्या आ जाएगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल आ जाएगा। मैं हाईलाइट कर लेता हूं इसलिए आपको याद रहेगा। उसमें सेकंड था लेकिन इसमें कौन सा आएगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल। चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन साइड यूज फॉर द एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस की जो मोस्ट कॉमन साइड है वो कौन सी यूज करेंगे, मिडवे, यानी कि बीच में, बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड द अम्बिलिकस ऑन द मिड लाइन। किसके बीच में, सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के बीच में। पोजीशन गिवन टू द पेशेंट फॉर द एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस के लिए कौन सी पोजीशन बच्चों देंगे, फाउलर पोजीशन। ड्यूरिंग द लंबर पंचर विच पोजीशन इज गिवन टू ए पेशेंट। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। लंबर पंचर के दौरान कौन सी पोजीशन देंगे, साइड लाइंग, लेकिन कौन सी पोजीशन, सी शेप्ड पोजीशन। कौन सी, सी शेप्ड। व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर द लंबर पंचर। लंबर पंचर के बाद में कौन सी पोजीशन देंगे, तो फ्लैट और सुपाइन पोजीशन। कौन सी देंगे, फ्लैट और सुपाइन पोजीशन। तो चलिए इस स्लाइड में से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिर से बता देता हूँ। जो एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस है उसके लिए कहां पर रखेंगे, मिडवे बिटवीन, कहां पे, सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस। और पोजीशन हम एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस के लिए कौन सी देंगे, फाउलर पोजीशन। लंबर पंचर कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन देंगे, साइड लाइन देंगे, और कौन सा शेप में देंगे, सी शेप्ड में। और लास्ट वन इज द बेस्ट पोजीशन आफ्टर द पेशेंट द लंबर पंचर। लंबर पंचर के बाद जो हमें सीएसएफ को प्रिवेंट करने के लिए जो पोजीशन दे दे उसका नाम बताइए, तो उसका नाम क्या रहेगा, फ्लैट, और दूसरा कौन सा आएगा, सुपाइन पोजीशन। पता चला कौन सा आएगा, फ्लैट, या फिर उसे क्या बोलते हैं, स्पाइन पोजीशन। चलिए नेक्स्ट, लंबर पंचर साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उसी तरह से निकाले हैं। लंबर पंचर साइड इनटू द इन्फेंट एंड द स्मॉलर चिल्ड्रन। जो भी बच्चों में है, जो लंबर पंचर की साइड L4 और L5, याद रखना कौन सी आएगी बच्चों, L4 और L5 के बीच में, बिकॉज द इन्फेंट एंड स्मॉलर चिल्ड्रन स्पाइनल कॉर्ड है कहां पर रहेगी, L2 एंड L3 लेवल में। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लंबर पंचर कौन सा रहेगा बच्चों, हेडेक। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लंबर पंचर, हेडेक। द रिमूवल ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस से टिश्यू को रिमूव करना है तो इसे क्या बोलेंगे, लंग्स बायोप्सी। बायोप्सी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बायोप्सी। मोस्ट कॉमन साइट यूज्ड फॉर टेकिंग द लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी करने के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहेगी, तो याद रखना बच्चों, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। कौन सा रीजन यूज करेंगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन।
इन द लंबर पंचर नीडल मस्ट बी इंसर्टेड इनटू द लंबर पंचर में नीडल जो इंसर्ट करेंगे कहां पर करेंगे, सब आर्गेनोइड स्पेस में करेंगे बच्चों सब। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको लगते इजी, लेकिन उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। देखिए लंबर पंचर की साइड मैंने बता दी कहां पर, इन्फेंट और स्मॉल चिल्ड्रन में। कहां पर रहेगी, L4 और L5 में। क्यों रहेगी, क्योंकि उसका स्पाइनल कोड है कहां पर एंड हो जाएगा, L2 और L3 लेवल में। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लंबर पंचर की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बताइए कौन सी आएगी, हेडेक आएगी। रिमूवल ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस से जो टिश्यू को रिमूव करेंगे तो क्या बोलेंगे, लंग्स बायोप्सी। मोस्ट कॉमन साइट फॉर द यूज फॉर टेकिंग द लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी करने के लिए कौन सी साइट यूज करेंगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन यूज करेंगे। लंबर पंचर में नीडल हमेशा याद रखना बच्चों कहां पर इंसर्टेड करेंगे, सब आर्केनोइड स्पेस में इंसर्ट करेंगे। कहां पर करेंगे बच्चों, सब आर्केनोइड स्पेस के अंदर। तो पता चला बच्चों ये सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी आप याद करोगे मुझे नहीं सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से ही क्वेश्चन बहुत सारे आ गए। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं आगे का। प्लीज अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नॉर्मल कलर ऑफ द कोलोस्टोमा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी गया है बच्चों। कोलोस्टोमा का नॉर्मल कलर पेल पिंक मोइस्ट और द कौन सा रहेगा, बीफी रेड रहेगा। To avoid the pulling the urinary catheter, nurse should tape the catheter on the patient. जो भी पुलिंग यानी कि गिरने से बचाने के लिए कैथेटर को हमें कहां पर टेप करना चाहिए, पेशेंट की कौन सी जगह पर, तो याद रखना बच्चों अपर इनर थाई। कहां पर करेंगे, अपर इनर थाई में। मोस्ट ऑफ द कैथेटर, जो भी आपने कैथेटर दिया या फिर देखा होगा वो कौन सा होगा, फ्रेंच में होगा। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेंच यूनिट, फ्रेंच यूनिट का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, इट इज द आउटर डायमीटर ऑफ द कैथेटर। याद रखना बच्चों क्या है इसका मीनिंग, आउटर डायमीटर ऑफ द कैथेटर। Size 14 to 16 Fahrenheit is used for the male catheterization and the size 12 to 14 it is the female catheterization। ये दोनों चीज भी बहुत याद रखना। 14 से लेके 16 नंबर की जो फ्रेंच रहेगी वो किस में यूज करेंगे, मेल कैथेटराइजेशन में। और 12 से लेके कितनी आएगी, 14 फ्रेंच यूनिट रहेगी वो किसके लिए करेंगे, फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए हम यूज करेंगे। Foley catheter is the most common types of the indwelling urinary catheter। तो याद रखना बच्चों indwelling urinary catheter का जो most common types है वो कौन रहेगा, सॉरी Foley's catheter is the most common types of the indwelling urinary catheter। For aspirating the gastric content the Ray's tube is inserted up to, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एस्पिरेटिंग करेंगे कौन सा कंटेंट, गैस्ट्रिक जो स्टमक का कंटेंट है। द Ray's tube कहां पर इंसर्टेड करेंगे, अप टू यानी याद रखना बच्चों 50 सेंटीमीटर। चलिए इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा तो पहला तो कोलोस्टोमा का कलर याद रखना बच्चों, पेल पिंक मोइस्ट और बीफी रेड। अवॉइड करना है यूरिनरी कैथेटर पुलिंग होने से बचाने के लिए हमें जो टैप रखनी है वो पेशेंट के कौन सी जगह पर रखनी पड़ेगी, तो अपर इनर थाई में रखेंगे। कहां पर रखेंगे बच्चों, अपर इनर थाई में। मोस्ट ऑफ द कैथेटर हैव इन डायमीटर किस में रहेगा, फ्रेंच में रहेगा। फ्रेंच का मीनिंग बताइए, व्हाट यू मीन बाय द फ्रेंच, इट इज द इंडिकेट द आउटर डायमीटर ऑफ द कैथेटर, जो कैथेटर का आउटर डायमीटर इंडिकेट करेगा। 14 से लेके 16 फ्रेंच की यूनिट हमें किस में यूज करेंगे, मेल कैथेटराइजेशन में यूज करेंगे। और 12 से लेके 14 नंबर की जो भी फ्रेंच यूनिट है वो किस में यूज करेंगे, फीमेल कैथेटराइजेशन में हम बच्चों यूज करेंगे। Foley's catheter is the most common types of the indwelling urinary catheter। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, indwelling urinary catheter यानी कि Foley's catheter is the most common types कौन सा रहेगा, indwelling urinary catheter। एस्पिरेटिंग करना है, क्या करना है, गैस्ट्रिक कंटेंट को। तो Ray's tube हम कब तक इंसर्ट कर सकते हैं, तो कहां तक यूज करेंगे, 50 सेंटीमीटर। तो पता चला ये सारे 26 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट है, याद रखना का बच्चों का। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विच पोजीशन इज यूज्ड टू व्हाइल इंसर्टिंग द NG ट्यूब। जब भी हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो कौन सी, तो याद रखना बच्चों हाई फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन यूज करेंगे, हाई फाउलर। लेंथ ऑफ द NG ट्यूब शुड बी मेजर फ्रॉम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेंथ हम कहां से मेजर करेंगे, तो टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब टू जिफर्ड स्टर्नम। ये क्वेश्चन आपको रट लेना है बच्चों।
टिप ऑफ द नोज से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ईयर लोब पे आएगा और फिर लास्ट वन इसका कहां पर आएगा, जिफर्ड स्टर्नम में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज द इंसर्शन ऑफ द ट्यूब इनसाइड द स्टमक थ्रू द नोज इज कॉल्ड। जो भी ट्यूब हम इंसर्ट करेंगे, कहां पर इंसर्ट करेंगे, स्टमक में, थ्रू द नोज, इसे क्या बोला जाता है, तो याद रखना बच्चों, नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज द कैटगट इज द मेड फ्रॉम। कैटगट रहता है वो किससे बना हुआ है, तो गट ऑफ द शिप इंटेस्टाइन। किससे बना है बच्चों, याद रखना, जो कैटगट सूचर रहते हैं वो किससे बने हुए हैं, तो गट ऑफ द शिप इंटेस्टाइन। मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर साइज यूज्ड इनटू द मेल एडल्ट। मेल एडल्ट में मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर कौन सा रहेगा, 12 से लेकर 14 फ्रेंच यूनिट रहेगा। टेम्पररी हार्डनेस बाय इज रिमूव बाय द बॉइलिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वाटर की हार्डनेस है इसे रिमूव करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम बॉइलिंग करेंगे। क्या करेंगे, बॉइलिंग। चलिए एक बार फिर से ये पढ़ लेते हैं। चलिए कौन सी पोजीशन हम देंगे जब भी हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे बच्चों, आप भी बता दीजिए आंसर, हाई फाउलर। यस, लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब शुड बी मेजर कहां से करेंगे, टिप ऑफ द नोज से करेंगे, उसके बाद ईयर लोब और फिर जिफर्ड स्टर्नम। इंसर्शन ऑफ द ट्यूब इनसाइड द स्टमक थ्रू द नोज, इसे क्या बोला जाता है, नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेसोगैस्ट्रिक। कैटगट किसके बने हुए हैं, तो याद रखना बच्चों, गट ऑफ द शिप इंटेस्टाइन। मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर साइड यूज्ड इनटू द मेल एडल्ट, 12 से लेकर 14 फ्रेंच यूनिट। टेम्परेट हार्डनेस इज द रिमूव बाय द, कहां से करेंगे हम, रिमूव करेंगे बॉइलिंग। कहां से करेंगे, बॉइलिंग। पता चला बच्चों। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और जो ये कंटेंट है बहुत यूजफुल रहने वाला है जो एसजीपीजीआई एग्जाम है उसके लिए, तो प्लीज उसको रीड कीजिए। और ऐसा नहीं कि एसजीपीजीआई एग्जाम के लिए, ये सारी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, डू नो हार्म, यानी कि किसी को कभी भी हम नुकसान नहीं करेंगे, उसका इथिकल प्रिंसिपल क्या बोला जाता है, नॉन माल एफिशिएंस। क्या बोला जाता है बच्चों, नॉन माल एफिशिएंस। फॉल्स राइटन रिपोर्ट with an intention of the harming the reputation of the one person। क्या करेंगे, एक रिटर्न में रिपोर्ट लिख देंगे किसके खिलाफ, कोई भी पर्सन के खिलाफ, जिससे उसकी इमेज में क्या पड़ेगा, उसमें दाग लग जाएगा, यानी कि उसकी इमेज क्या रह जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, लिबेल बोला जाता है। लाइबेल या फिर लिबेल, लाइबेल यानी कि झूठ बोलना। Which ethical principle is the following is the telling the truth about the disease to the patient। सच बोलना, सच बोलने को क्या बोला जाता है, वेरासिटी। याद रखना बच्चों, क्या बोला जाता है, वेरासिटी। An ethical principle that obligates the faithful to the commitment and responsibility। ऐसी नर्स जो क्या रहेगी, हमारे जो भी इथिक्स है, कमिटमेंट है, उसमें क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगी। उसे क्या बोला जाता है फिडिलिटी। तो याद रखना बच्चों, हमें जो भी नर्स बनना है वो कैसे नर्स बनेंगे, फिडिलिटी, यानी कि इट इज द आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कमिटमेंट्स। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ द फेयरनेस इज द नॉन एज, उसका सीधा सा आंसर जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ द फेयरनेस, फेयरनेस का मीनिंग क्या, कोई जात का क्या भी नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, जस्टिस बोलेंगे। चलिए फिर से, ये आपको सीधा याद ही रखना है। अगर किसी को हम बुरा नहीं करेंगे, डू नॉट हार्म, इट इज द विच एथिकल प्रिंसिपल, नॉन माल एफिशिएंस। अगर हमने किसी के खिलाफ फॉल्स रिटर्न रिपोर्ट लिख दी और उसकी वजह से क्या होगा, हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ द वन पर्सन, उसकी इमेज में काला क्या लग जाएगा, बोला जाता है ना, क्या काला धब्बा लग गया, यानी कि बुरा हो गया, उसकी तो इज्जत चली गई। तो वो क्या है, रेपुटेशन में अगर कुछ हो जाए, दाग लग जाए, तो उससे क्या बोला, लेबल या फिर लाइबल बोला जाता है। Which ethical principle is the follow is the telling the truth about the disease to a patient, यानी कि पेशेंट को डिजीज जो भी है उसके बारे में सच बोलना, उसे क्या बोला जाता है, वेरासिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, वेरासिटी। And ethical principle that oblige the faithfulness and commitments and the responsibility, कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, फाइडेलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइडेलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ द फेयरनेस, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो उसे क्या बोला जाता है, जस्टिस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जस्टिस बोला जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट, An angry nurse demands the patient through her comment and that is the rude and demeaning। This is the example। किसका एग्जाम्पल है, एंग्री नर्स है, वो क्या करेगी, डिफांस द पेशेंट थ्रू हर कमेंट एंड दैट इज रूड एंड द डिमेरिनिंग। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब पता चला, क्या करेगी, नर्स एंग्री हो जाएगी किस पे, पेशेंट पे, थ्रू हर कमेंट एंड ही इज द रूड एंड द डिमेरिनिंग। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्लेंडर।
एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट द लॉफुल जस्टिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन क्या है? फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट द लॉफुल जस्टिफिकेशन, उसका क्या है? बैटरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? बैटरी, यानी कि एप्लीकेशन होगा एक जात का टू द फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट द लॉफुल जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज द it is the occupational of the ethical components devoted for the promotion of the human and the social welfare, उसकी सीधी सी डेफिनेशन क्या रहेगी? प्रोफेशन। रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन इज द नॉन एज द ऑटोनॉमी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खुद की रिस्पेक्ट हम दूसरे लोग कब करेंगे? जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे ना, तभी। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चन फिर से। उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर नर्स गुस्से में है, डिफेंस करेगी पेशेंट को हर कमेंट की वजह से, एंड द रूड एंड द डिमोरेनिंग इज द एग्जांपल ऑफ द स्लैंडर। एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स टू अनदर पर्सन, एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स करेगा दूसरे पर्सन को विदाउट द लॉफुल जस्टिफिकेशन, किसी का कोई भी उससे लॉफुल जस्टिफिकेशन के अलावा, यानी कि विदाउट, उसे क्या बोलते हैं? बैटरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैटरी। इट इज द ऑक्यूपेशनल ऑफ द एथिकल कंपोनेंट्स डिवोट प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन एंड द सोशल वेलफेयर, उसकी डेफिनेशन में क्या आएगा बच्चों? प्रोफेशन। एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल राइट टू द सेल्फ डिटरमिनेशन, यानी कि अपनी खुद की रिस्पेक्ट करोगे, सेल्फ डिटरमिनेशन करेंगे, तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों? ऑटोनॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमी बोला जाता है। तो 41 मैंने हमें अभी तक सॉल्व करवा दिए। चलिए फिर आगे बढ़ता है। लेक्चर में मजा तो आ रहा है ना बच्चों? एक बार कमेंट भी मुझे जरूर से बताइएगा कि ऐसा लगा आज का लेक्चर, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये लेक्चर आपके सामने लेके आया हुआ आज। नेक्स्ट बेनिफिशियंस, ये तो नाम से पता चल गया। इट इज द डूइंग गुड एंड द राइट थिंग फॉर द पेशेंट एंड टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट्स एंड द हार्म, एग्जाम द ऑलवेज थिंग्स एंड द ट्राई। पता चला बेनिफिशियंस में क्या रहेगा? हम जो भी करेंगे वो दूसरों के लिए, यानी कि पेशेंट हो सकता है या फिर कोई भी इंसान हो सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा ही करेंगे। टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट्स एंड द हार्म्स, एग्जांपल ऑलवेज थिंग्स एंड द ट्राई। Doing no harm and the do not hit harm to the client is the another is the known as the non maleficence, यानी कि doing the no harm, किसी को नहीं मारेंगे। ट्रेकियोस्टोमी इज द परफॉर्म बिटवीन द, कहां पर करेंगे ट्रेकियोस्टोमी? सेकंड और द थर्ड ट्रेकियल रिंग के ऊपर करेंगे। द बेस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर द ईटी इंट्यूबेशन इज द स्निफिंग पोजीशन। कौन सा पोजीशन रहेगा बच्चों? स्निफिंग पोजीशन। बहुत एग्जाम में पूछा गया है। डिस्पोजेबल एंडोट्रेकियल ट्यूब कैन बी स्टरलाइज्ड बाय द यूजिंग द इथाइलिन ऑक्साइड, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग, स्निफिंग पोजीशन कब देंगे? बेस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर द ईटी ट्यूब, और द डिस्पोजेबल ऑफ द ईटी ट्यूब कैन बी स्टराइल बाय द यूज फॉर द इथाइलिन ऑक्साइड। द एंडोट्रेकियल ट्यूब इज द पुट इनटू द एंडो, ईटी ट्यूब कहां पर डालेंगे? तो याद रखना बच्चों, ये भी किसी को पता नहीं होता। ट्रेकिया में डालेंगे। कहां पर डालेंगे? ट्रेकिया में। Uncuffed endotracheal tubal size MMID is the measure by the age into the years by 4+4, या पता चला uncuffed endotracheal tubal size जो मेजर कैसे करेंगे? तो age into the years by 4+4। तो चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बेनिफिशियरी का पता चल गया है, उसमें क्या आएगा? इट इज द डूइंग द गुड एंड द राइट थिंग फॉर द पेशेंट एंड द टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द, किसके बीच में बैलेंस रखेगा? बेनिफिट्स ऑफ एंड हार्म्स के बीच में। इट इज द ऑलवेज थिंग इज द ट्राई। डूइंग नो हार्म, किसी को नुकसान नहीं करेंगे, तो उससे क्या बोला जाएगा? नॉन मालेफिशिएंस। ट्रेकियोस्टोमी हम कहां परफॉर्म करेंगे? सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग में करेंगे। नेक्स्ट वन इज द ओके द बेस्ट सुटेबल पोजीशन कौन सी रहेगी फॉर द ईटी ट्यूब, यानी कि ईटी ट्यूब डालने से हमें कौन सी पोजीशन रखनी पड़ेगी? मेंटेन, याद रखना, स्निफिंग पोजीशन। डिस्पोजेबल एंडोट्रेकियल ट्यूब कैन बी स्टरलाइज्ड बाय द यूजिंग, जो भी डिस्पोजेबल एंडोट्रेकियल ट्यूब रहेगी वो कैन बी स्टरलाइज्ड बाय द इथिलाइन ऑक्साइड, यानी कि इथिलाइन ऑक्साइड के द्वारा हम करेंगे। नेक्स्ट द एंडोट्रेकियल ट्यूब इज द पुट इनटू द एंडोट्रेकियल ट्यूब हम कहां इंसर्ट करेंगे? तो कहां करेंगे बच्चों? ट्रेकिया में करेंगे। Uncuffed endotracheal tube size is the measure by, जो मेजर कहां पर करेंगे? age into the years by 4 या +4। पता चला? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डिस्पोजेबल एंडोट्रेकियल ट्यूब का क्वेश्चन आ सकता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब हम कहां इंसर्ट करेंगे? अनकफ्ड ईटी ट्यूब की साइज हम मेजर कैसे करेंगे? चलिए बच्चों नेक्स्ट। अब उसमें अनकफ्ड था, इसमें क्या आ गया? कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूबल साइज, तो उसमें क्या करेंगे? age into the years by 4 + 3.5।
ब्रेडन स्केल याद रखना बच्चों, एसजीपीजे एग्जाम में पिछले साल भी ये आई थिंक पूछा गया था। ब्रेडन स्केल इज यूज्ड फॉर द assess for the bed sores, the overgrowth of the scar tissue above and the beyond the normal boundaries of the scar tissue is the called keloid। क्या बोला जाता है उसको, बोलता है keloid। scar tissue above and beyond the normal boundaries of the scar is the called keloid। in which stage of the burns there are the formation of the blister। जो भी ब्लिस्टर का फॉर्मेशन बर्न्स के कौन से स्टेज में रहता है, तो याद रखना बच्चों कौन से स्टेज में रहेगा, दूसरे नंबर के स्टेज में रहेगा। नेक्स्ट, पल्स लाइक स्टेज और ऑफ रेसिस इज द नॉन एज द पल्स लाइक स्टेजेस ऑफ द रेसिस देखने को मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पिस्टुल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिस्टुल्स बोला जाता है। चलिए सीख लेते हैं। कफ्ड एड्यूट्यूब की साइज बताइए, तो कैसे, हाउ टू मेजर करेंगे, तो एज इनटू द इयर्स इन अपॉन द 4 प्लस 3.5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट, ब्रेडन स्केल हम किसके लिए यूज करेंगे, बेड स्कोर के लिए। किसके लिए, बेड स्कोर। ओवरग्रोथ ऑफ द स्कार टिश्यू अबव एंड बिहाइंड द नॉर्मल बाउंड्रीज ऑफ द स्कार इज कॉल्ड एज द केलॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, केलॉइड बोला जाता है। कौन सी स्टेज में, burns that are the formation of the blister, blister बन जाते हैं तो कौन से स्टेज में, दूसरे नंबर के स्टेज में। पल्स लाइक स्टेज ऑफ द रेसिस किसको बोला जाता है, तो याद रखना बच्चों को किसको बोला जाता है, पिस्टुल्स बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ द लेयर्स ऑफ द सर्जिकल वुंड बट ऑर्गन इज नॉट प्रोटेक्टेड। इसमें ध्यान से समझना बच्चों, लेयर सेपरेट हो जाएगा किसका, सर्जिकल वुंड का, बट ऑर्गन नॉट प्रोटेक्टेड, बाहर नहीं आ सकता, तो उसका क्या बोला जाता है, डेहिसेंस। क्या बोला जाता है उसको, डेहिसेंस। Preparation of the layers of the surgical wound with the internal organ protrusion of the outside is the known as the separation of the layer किया है सर्जिकल वुंड का, और जो इंटरनल ऑर्गन है वो का क्या हो जाएगा, प्रोट्रूडेड इनटू द आउटसाइड, तो उसे क्या बोला जाता है, तो याद रखना बच्चों एविसेरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एविसेरेशन। राइट सीक्वेंस ऑफ द वुंड हीलिंग, राइट सीक्वेंस कौन सी रहेगी वुंड हीलिंग की, हेमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेटरी, प्रोलिफरेटिव और द लास्ट वन इज द मैच्योरेशन। सीरस ड्रेनेज कैसी रहेगी, क्लियर रहेगी, थिन रहेगी, और प्रेजेंट कहां पर रहेगी, हेल्दी एंड हीलिंग वुंड में रहेगी। सीरोजीनियस ड्रेनेज यानी कि कंटेनिंग द ब्लड विद द सीरस may be also be present into the ethylene, a healthy and the healing wound में भी यह प्रेजेंट रहेगा। और प्यूरपुरेंट ड्रेनेज थिक व्हाइट और पस लाइक रहेगा, और इंडिकेटिव फॉर द इन्फेक्शन एंड द स्पोर्ट भी कल्चर करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब धीरे धीरे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चलिए, सेपरेशन ऑफ द लेयर हो जाए और सर्जिकल वुंड बट ऑर्गन इज द नॉट प्रोट्रूडेड, इससे क्या बोला जाता है बच्चों, डेहिसेंस। सेपरेशन ऑफ क्या हो गया, लेयर्स ऑफ द सर्जिकल वुंड का सेपरेशन और इंटरनल ऑर्गन प्रोट्रूड हो जाते हैं ऑन टू द आउटसाइड, उससे क्या बोला जाता है बच्चों, एविसेरेशन। क्या बोला जाता है बच्चों, एविसेरेशन। उसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द लेयर्स ऑफ द सर्जिकल वुंड विद द इंटरनल ऑर्गन क्या हो गया, प्रोट्रूशन रहेगा आउटर साइड, उसे क्या बोले, एविसेरेशन। राइट सीक्वेंस ऑफ द वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग का राइट सीक्वेंस, हेमोस्टेसिस, inflammatory, proliferative और the last one is the maturation। सीरस ड्रेनेज कैसा रहेगा बच्चों, तो सीरस ड्रेनेज याद रखना क्लियर और थिन रहेगा, मे बी प्रेजेंट इनटू द हेल्दी एंड कहां पर रहेंगे, हीलिंग वाउंड में। सीरसजीनियस ड्रेनेज यानी कि उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा बच्चों, containing the blood with the serous may be also present into the healthy and the healing wound। प्यूरपुरेंट डिस्चार्ज, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज में क्या रहेगा, थिक वाइड एंड पल्स लाइक फॉर्मेशन रहेगा, और वो क्या इंडिकेट करेगा, इन्फेक्शन एंड शुड बी कल्चर यानी कि एंटीबायोटिक या फिर कल्चरल ट्रीटमेंट कराएंगे। पता चला, सीरस ड्रेनेज याद रखना बच्चों क्लियर है। सीरोसोजेनियस ड्रेनेज क्या है, उसमें क्या रहेगा, कंटेनिंग द ब्लड विद द सीरस, और लास्ट में जो थिक और वाइट रहेगा इंडिकेटिव फॉर द इन्फेक्शन। तो पता चला। चलिए नेक्स्ट, द साइज ऑफ द ड्रॉ सेट, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। द साइज ऑफ द ड्रॉ सेट कितनी रहेगी, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग और into the 120 centimeter wide। The plaster cast applied to the hip, shoulder and the thumb joint is the known as। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्लास्टर कास्ट है वो कहां पर अप्लाई करेंगे, हिप, शोल्डर एंड थंब जॉइंट में, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, स्पीका कास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पीका कास्ट। थॉमस स्प्लिंट इज द यूज्ड टू इमोबिलाइज फ्रैक्चर व्हिच बोन, याद रखना बच्चों,
थॉमस ब्लेड किसके लिए यूज करेंगे? तो याद रखना बच्चों, थॉमस ब्लेड इट इज द यूज फॉर द फीमर। हैमिल्टन मैन्यूवर इज द यूज फॉर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हेमलिच मैन्यूवर किसके लिए यूज करेंगे? तो प्री रिलीफ द चॉकिंग, यानी चॉकिंग से बचने के लिए। कंप्रेशन टू द वेंटिलेशन रेशियो इनटू द एडल्ट विद द टू रेस्क्यू, एडल्ट है लेकिन रेस्क्यू कितने हैं? 2 रहेंगे, तो कितना रहेगा? 30:2 रहेगा। ओके, फिर से देख लेते हैं। The size of the draw set कितने रहेंगे बच्चों? 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटू द 120 सेंटीमीटर वाइड रहेंगे। तो प्लास्टर कास्ट कहां पर अप्लाई करेंगे? हिप, शोल्डर एंड थंब में। उसे क्या बोला जाता है? याद रखना बच्चों, स्पीका कास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पीका कास्ट। थॉमस ब्लेड किसके लिए यूज करेंगे? तो याद रखना बच्चों, इट इज द यूज फॉर द immobilization fracture of the, okay sorry, Thomas Blade is used to immobilize a fracture of which bone? कौन से? तो कैंसर आएगा फीमर। Heimlich maneuver is the use for the relief for the choking and the compression of the ventilation ratio into the adult and with the two rescue कितना रहेगा बच्चों? 30:2। क्लियर? सबको माइंड में क्लियर हो रहा है ना बच्चों? नहीं हो रहा तो 2 या 5 बार तो ये वीडियो चलाएगा बच्चों, तभी आपको ये इजीली याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इनटू नियोनेटल रिसक्सेटेशन, बहुत बार मैंने सिखाया है, 3:1। ड्यूरिंग द सीपीआर हाउ मेनी साइकिल रेस्क्यू शुड बी चेंज, कितने साइकिल के बाद चेंज करेंगे? आफ्टर द 5 साइकिल या फिर 2 मिनट के बाद। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सीपीआर इंक्लूड CAB, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। याद रखना बच्चों, सर्कुलेशन होगा, एयरवे और द लास्ट वन इज द ब्रीदिंग। Which pulse is palpated to see the effectiveness of the CPR into the adult? कौन सी पल्स हम इजीली पाल्पेट करेंगे? किसके लिए? CPR के इफेक्टिव है या नहीं रहेगी? तो याद रखना बच्चों, कौन से पल्स रहेंगे? कैरोटिड पल्स रहेंगे। ड्यूरिंग द CPR रेशियो ऑफ द एड्रेनालिन का कितना डोज रहेगा? 1 zam into the 1000। ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तब तक पढ़िए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। लाइव बने रहिएगा बच्चों। ओके, कंटिन्यू देख लेते हैं। चलो बच्चों, कंप्रेशन टू द वेंटिलेशन रेशियो इनटू द नियोनेटल रिसक्सेटेशन कितना है? 3:1। सीपीआर में हाउ मेनी साइकिल रेस्क्यू शुड बी चेंज आफ्टर 5 साइकिल या फिर 2 मिनट्स। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सीपीआर कौन सी रहेगी? CAB, एडल्ट की बात हो रही है, यानी कि सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। अगर चाइल्ड में करेंगे तो कौन सा आएगा? याद है, चाइल्ड का मैंने आपको असाइनमेंट देता हूं, आप लिख के आइएगा। Which pulse is the palpated to see the effectiveness of the CPR into the adult? तो याद रखना कौन सा आएगा? कैरोटिड पल्स। ड्यूरिंग द CPR रेशियो ऑफ द एड्रेनालिन सॉल्यूशन, जो भी CPR रेशियो है एड्रेनालिन डाइल्यूशन का कितना रहेगा? याद रखना, एड्रेनालिन का डोज 1 into the 1000। चलिए बच्चों नेक्स्ट, a method of the heat transfer or the heat loss through the direct contact, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से कौन सा आएगा? तो याद रखना बच्चों, कंडक्शन हीट लॉस। a method of the heat transfer or the heat loss through the diffusion of the electromagnetic wave, जो electromagnetic wave की वजह से जो होता है वो क्या बोला जाता है? रेडिएशन बच्चों। मोस्ट कॉमनली मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर, रेडिएशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the color code is the used for the emergency condition in your trial system? तो याद रखना, रेड, लाल रंग मतलब खतरा। बस ये बात याद रखना बच्चों, कौन सा? लाल रंग आएगा तो क्या आएगा? उसका मतलब क्या आ जाएगा? खतरा। चलिए नेक्स्ट, कुबलर, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कुबलर रोज 5 सक्सेसिव स्टेज ऑफ द डेथ एंड डाइंग, डेथ और डाइंग के जो कुबलर रोज के स्टेज बताइए। डाबड़ा, याद है ना? डाबड़ा, DABDA, डैनियल एंजर बार्गेनिंग डिप्रेशन एक्सेप्टेशन। फिर से बोल रहा हूं, डैनियल एंजर बार्गेनिंग डिप्रेशन एक्सेप्टेशन, डाबड़ा, याद रखना। चलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा फिर से देख लेते हैं। मोस्ट कॉमनली मेथड रहेगा हीट ट्रांसफर का, कौन सा रहेगा बच्चों? आंसर दे दीजिए, रेडिएशन। हीट ट्रांसफर या फिर हीट लॉस हो रही है वो कहां से? डिफ्यूजन के तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से, तो उसे क्या बोलता है?
रेडिएशन। कलर कोड सिस्टम में पूछा गया है इमरजेंसी में लाल रंग, याद रखना कौन सा, लाल रंग। कुबलर रोज की 5 सक्सेसफुल स्टेज दिखाइए, वो किसके लिए यूज करते हैं, डेथ के लिए। कौन सी आएगी, डाबड़ा। कौन सी, डाबड़ा, यानी कि डेनियल एंजर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेशन। और मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर और द हीट लॉस थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होगा, उसे क्या बोला जाता है, कंडक्शन। पता चला। चलिए अच्छा लास्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, रिगोर मोर्टिस, व्हाट यू मीन बाय द राइगोर या फिर रिगोर मोर्टिस, स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ द मसल आफ्टर द डेथ। डेथ के बाद जो भी हमारी मसल होती है वो क्या हो जाती है, अकड़ जाती है, रिजिडिटी, रिजिड हो जाती है, स्टिफनेस और रिजिडिटी हो जाती है, उसके क्या बोले जाता है बच्चों, रिगोर, राइगोर मोर्टिस बोला जाता है। तो आई होप बच्चों आज के लेक्चर में एसजीपीजीआई के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंट के जो फर्स्ट पार्ट का जो मैंने लेक्चर है वो कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा बच्चों। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर के में। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।